मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अश्विनी दुबे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और अश्विनी जी ने एक बड़ी शानदार किताब भी लिखी है, एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज, और ये लीगल प्रिंसिपल्स पर आधारित है। थोड़ा हमें बताएं अपने अनुभव से इस पूरे मामले में। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला है और ईडी की पूछताछ बड़ी चर्चा का विषय रहती है कि आम आदमी भी उत्सुक होगा कि अगर कोई व्यक्ति को हिरासत में लिया गया तो उसके अधिकार क्या। इस मामले में क्या लगता है सर आपको, क्या बिना सोने की इजाजत दिए हुए लगातार हिरासत में रखकर इस तरह से पूछताछ की जा सकती है सर? देखिए, कस्टोडियल वायलेंस बिल्कुल किसी तरह से अलाउड नहीं है। चाहे वो डीके बसु की जजमेंट हो सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क दीपक भाई, चाहे जोगेंद्र कुमार स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की जजमेंट हो, जो लैंडमार्क प्रिंसिपल्स सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है उसके मुताबिक किसी को भी कस्टडी में रख करके उसको वायलेंस के द्वारा, वायलेंस जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली हो, मेंटल वायलेंस भी उसको नहीं कर सकते। यानी आप किसी को सबसे पहले अगर आप अरेस्ट लेते हैं करते हैं तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेंगे पहला। अगर आप अरेस्ट नहीं करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते ही सुबह से शाम के बीच में आप उसको छोड़ेंगे। ऑड आवर में उसको क्वेश्चनिंग के लिए आप नहीं बुलाएंगे। और सीनियर सिटीजन और महिलाओं के केस में तो हमेशा कोर्ट्स हमेशा से सेंसिटिव रहे हैं। तो अरेस्ट के जो प्रोसीजर हैं, जो कस्टोडियल वायलेंस हैं, वो सारी चीजें डिफाइंड है। और इसीलिए डीके बसु स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एआईआर 1997 सुप्रीम कोर्ट 610 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एक फंडामेंटल है क्रिमिनल जस्टिस जूरिस्प्रूडेंस में कि कोई भी पर्सन हमेशा इनोसेंट है अनलेस की कोर्ट उसको गिल्टी नहीं करती है। और जब इनोसेंट है तो आपको उसके एक भारत के नागरिक की तरह बर्ताव करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कभी भी क्वेश्चनिंग के लिए कभी भी बुलाए और सुबह 5:30 बजे के अरेस्ट दिखाएं। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा केस है जो फिर से एक गाइडिंग फैक्टर बनने वाला है, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कथित तौर पर अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल किया। और ऐसी परिस्थितियों में बेल होना और ना होना एक तो अलग मुद्दा हो गया, वो अदालतें देखती हैं कि क्या सबूत हैं। लेकिन किसी को कस्टडी में लेकर टॉर्चर करना, किसी को इस तरीके से सोने नहीं देना, किसी को लगातार क्वेश्चनिंग करने के नाम पर हैरेस करना, ये चीजें कहीं भी अलाउड नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये पहले के जो प्रेसिडेंट्स है उसके उदाहरण है। दूसरा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस केस ऐसे केसेस में साफ तौर अपनी गाइडलाइंस पर जारी किया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी कहा है कि आप किसी को अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं तो सबसे पहले उसको इन्फॉर्म करना होगा। आप उसके लॉयर को भी इन्फॉर्म करने की इजाजत, अरेस्ट से पहले लीगल पर्सन से तो वो बात करेगा ही करेगा, फैमिली मेंबर से भी बात करेगा। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके साथ ज्यादती हो रही है तो वो भी अपने जो लीगल उसके एवेन्यूज हैं वो उसको वो कर सकता है, इनहांस कर सकता है, अप्रोच कर सकता है और उसके कोर्ट की शरण ले सकता है। तो ये जो ऑनरेबल कोर्ट का आज का डिसीजन है, खास तौर से हम समय समय पर देखते आ रहे हैं कि जो पीएमएलए एक्ट है, पीएमएलए एक्ट के यूज की और अब्यूज, यूज की तो बात हो रही है, अब्यूज और मिसयूज की भी जो बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में देखिए पहले ये था कि ईसीआईआर देना जरूरी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अमेंड किया, किसी को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट राइटिंग में देंगे और आपके पास रीजंस बिलीव करने के लिए होना चाहिए कि उस आदमी ने ये ऑफेंस कमिट किया है। अब इस बड़ा यूनिक केस है, 5:30 बजे तक 20-22 घंटों तक आप क्वेश्चनिंग करते रहे, सुबह 5:30 बजे, क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड है, अरेस्ट मेमो में दिखाना पड़ता है, आपने उसको अरेस्ट दिखा दिया जो पहले कर सकते थे। ये उसके बट सही टाइमिंग कैसे डिसाइड होगी? हिरासत में जब लिया गया और पाबंदियां लगानी शुरू कर दी गई, क्या उस समय को माना जाए, या अरेस्ट मेमो में जो दर्ज समय है, ये समय का कैसे निर्धारण होगा? दीपक भाई, कोई व्यक्ति अगर किसी एजेंसी के सामने एजेंसी के बुलाने पर जा रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति फरार नहीं। सुबह अर्ली मॉर्निंग अरेस्ट, मिडनाइट अरेस्ट, जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं जिनको लगता है कि ये भागेंगे, जिनको लगता है कि इनको अरेस्ट करना मुश्किल है, जिनको लगता है कि एक ऐसा ऑफेंस कर रहे हैं जिससे समाज को तुरंत खतरा हो, जो उनकी कस्टडी में खुद है, उसको अरेस्ट करने के लिए 20 घंटे से जिसकी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उसको अरेस्ट करने के लिए सुबह 5:30 बजे अरेस्ट करना, रात भर अपने पास रखना, क्या ये ऐसा नहीं लगता कि उसके फंडामेंटल राइट्स पर एनक्रोचमेंट है? दूसरा, हम समझते हैं, हम लोग देखिए जब हैबिचुअल क्रिमिनल हो, रात में अरेस्ट हो रही है, मर्डर किया हो, कोई ऐसा ऑफेंस, लेकिन जो खुद कस्टडी में है उसके इस तरह के अरेस्ट पर प्रश्न ये खड़ा हुआ, और वो भी एक सीनियर सिटीजन है। लॉ ये भी कहता है
गाइडलाइंस ये भी कहती है दीपक भाई की महिला को क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन में ऑड आवर्स में नहीं बुलाया जाएगा, महिला के अरेस्ट के लिए महिला को होना जरूरी। अब कोई उसका वायलेशन कर दे तो अनलेस एंड अनटिल कि वहां पर उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए अरेस्ट करना जरूरी था। वो तो सीआरपीसी की धारा 149 कहती है कि किसी को आप अरेस्ट कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा ऑफेंस करता है और पब्लिक में न्यूसेंस हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति खुद कस्टडी में है, खुद देश की सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी के पास में है, उसको 5:30 बजे अरेस्ट करना, और ये प्रश्न खड़ा समन की तामीली के लिए गए हैं। था। और समन की तामीली के लिए गए, और समन तामीली के लिए आपको क्वेश्चंस करने के बाद उसको उसके आंसर्स का वेट करना चाहिए। कई कई बार तो आप 9 बार समन्स जो है इशू करते हैं, नहीं अरेस्ट करते, लगातार समन्स करते हैं। और ये तो इकोनॉमिक ऑफेंस है। इकोनॉमिक ऑफेंस कोई ऐसा तो है नहीं कि हैबिचुअल क्रिमिनल ऑफेंस है बहुत। इकोनॉमिक ऑफेंस में आपके पास तो वो भी पावर है कि आप लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकते हैं, पहले एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, सुबह से शाम तक बुला के आप उस समय अरेस्ट कर लेते अगर जरूरी था। विद इन टाइम मैनर में आपको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर देना चाहिए था कि इसकी हमें फर्दर कस्टडी की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीजें जो है एब्सोल्युटली। और एक आखिरी चीज, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन की श्रेणी में 64 इयर्स के हैं, मेडिकली भी फिट नहीं थे, तो सीनियर सिटीजन होना, ऊपर से अगर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशन है, क्या इस केस में कुछ उनके एक्स्ट्रा अधिकार होते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो व्यक्ति कस्टडी में रखेगा या इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएगा और उसको अगर वो कहते हैं कि हमें मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसी एजेंसी की ये भी जिम्मेदारी बनती है, ये उनके पैरामीटर्स, ये उनके डिस्क्रिप्शन, ये उनके लॉफुल जो उनके पावर्स है उसमें है कि उसको मेडिकल एड, मेडिकल बातें जो वहां पर जरूरत है, डॉक्टर्स का सुपरविजन, डॉक्टर्स का। इसीलिए आप देखिए जब किसी को अरेस्ट करते हैं सबसे पहले उसको अरेस्ट के बाद डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो पूरे बॉडी की उसकी एग्जामिनेशन होती है, पूरी रिपोर्ट तैयार होती है, उसका वजन कितना है, उसका बीपी कितना है, शुगर कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ रही। तो डॉक्टर जब उसको फिट करता है तब उसको जो है वो जेल में डालते हैं, या उसको फिर से फर्दर कस्टडी के लिए कोर्ट से आग्रह करते हैं कि पुलिस कस्टडी चाहिए। यानी हर एक कदम पर मेडिकल एग्जामिनेशन, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। इवन कि जो अपराधी घोषित हो गया है अदालत से, यानी जो क्रिमिनल, जिसको कन्विक्ट को भी ये अधिकार है। ये तो एक्यूज थे, इनका तो केस संदेहास्पद स्थिति से लेकर आरोपी की स्थिति के बीच में ट्रेवल कर रहा था, अदालत तो किसी निर्णय पर पहुंची नहीं थी। तो इसीलिए ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यही देश का संविधान कहते हैं, यही रूल ऑफ लॉ कहता है, यही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा इसमें डिसीजन दिया। और मैं दीपक भाई अपनी किताब में हमने नए कानूनों के साथ जो वर्णन, ये सारी चीजें उसमें मेंशन्ड है। जो नया हमारा भारतीय न्याय संहिता है जो बना है, पार्लियामेंट से पास हुआ है, उसमें इन बातों का है कि किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि पहले का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले का आप देखिए तो दंड के सिद्धांत पर आधारित था दीपक भाई। अब का जो कानून है वो न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। तो कॉलोनियल लॉज के खत्म होने के बाद जो नया कानून है वो इस पर आधारित है। और हमारी किताब में एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज में हमने इन सबका बहुत बखूबी वर्णन किया है जी। बिल्कुल। लेकिन ये न्याय तभी एक व्यक्ति को मिल पाएगा बतौर भारतीय नागरिक जब कोई डिटरेंस होगा, चाहे वो कोई भी एजेंसी है। अगर लॉ का डिटरेंस नहीं होगा, उनके अनुपालन का भय नहीं होगा, तब तक संभवतः ये बात एक तरफा रहेगी। अब देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में आगे किस तरह से मामला आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया।